आज हम बात करने वाले हेलो एल्केन और हेलो एरीन के भौतिक गुणधर्म के बारे में। सबसे पहली बात हम देखने वाले इनकी क्या अवस्था, मतलब ये किस प्रकार की अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि हेलो एल्केन है हेलो एरीन है दोनों ही। देखो बेसिकली हमेशा याद रखना अवस्थाएं 3 प्रकार की होती, मुख्यतः ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। हालांकि होती बहुत सारी अवस्था है लेकिन मुख्य रूप से 3 ही होती है। अब हमें ये देखना है कि ठोस अवस्था में रहते हैं आपके हेलो एल्केन हेलो एरीन, द्रव अवस्था में रहते हैं या गैसीय अवस्था में रहते हैं, ये हमें देखना है। तो देखना जो आपके ठोस होते हैं वो आपको क्या लगते हैं, भारी लगते हैं। आप किसी भी ठोस को पकड़ के देखना आपको भारी लगेगा। जो द्रव होता है, द्रव अवस्था वाले पदार्थ होते हैं वो थोड़े और हल्के होते हैं, और गैसीय अवस्था वाले तो बहुत ही हल्के होते हैं ना। तो मतलब कि सीधा सीधा अवस्था का कनेक्शन आप भार से समझ सकते हो। मतलब जिसका जितना भार अधिक होगा वो क्या होगा, ठोस होगा, थोड़ा भार कम है तो वो क्या होगा, द्रव होगा, और बहुत ही भार कम है तो वो क्या होगा, गैस होगा। अब देखना बेसिकली यदि मैं बात करूं CH3Cl, यदि मैं बात करूं CH3Br, ये वाले, और यदि मैं एग्जांपल बात करूं आपके CH3 CH2Cl, CH3 CH2 CH2, ये हो गया आपका Br। देखो यहां पर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी, केवल 1 है। यहां पर कार्बन परमाणु संख्या कितनी है, के 1 ही है। मतलब कि इनके भार क्या होंगे, कम होंगे। किनकी तुलना में, इनकी तुलना में, क्योंकि यहाँ पे कार्बन परमाणु कितने हैं, 2 है। यहाँ पर कितने हैं, 3 है। तो बताओ भार इनका कम होगा या इनका कम होगा। ऑब्वियस बात है इनका भार कम होगा, इनका भार कम है, मतलब ये कौन सी अवस्था में होंगे, गैसीय अवस्था में होंगे। तो हमेशा याद रखना निम्नतर एल्कीन, निम्नतर हेलो एल्केन, जो आपके निम्नतर हेलो एल्केन होते हैं, जितने भी निम्नतर हेलो एल्केन होते हैं वे सभी कौन सी अवस्था में होते हैं, गैसीय अवस्था में। निम्नतर हेलो एल्केन का मतलब है कि कार्बन परमाणु की संख्या बहुत ही कम हो। क्या हो, कार्बन परमाणु की संख्या बहुत ही कम हो। और बेसिकली उच्चतर एल्केन, कैसे, उच्चतर हेलो एल्केन, जितने भी आपके उच्चतर हेलो एल्केन होंगे वो कैसे होंगे, सब आपके या तो ठोस अवस्था में होंगे, कौन सी अवस्था में होंगे, द्रव अवस्था में होंगे। इस बात को हमेशा याद रखना। तो CH3 CH2Cl ये भी द्रव अवस्था में होगा, CH3 CH2 CH2Br ये कौन सी अवस्था में होगा, आपका ठोस अवस्था में हो सकता है, क्योंकि ये इससे भी अधिक भारी है। हाँ, तो बेसिकली कार्बन परमाणु की संख्या यदि बढ़ती है तो क्या बढ़ेगा, बेसिकली आपका भार भी बढ़ेगा, और यदि भार बढ़ेगा तो ठोस अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में होगा। और यदि कार्बन परमाणु की संख्या कम है तो वो कौन सी अवस्था में होगा, गैसीय अवस्था में होगा। ये तो हमने किसका देख लिए, हेलो एल्केन का देख लिए। अब बात करेंगे हम किसकी, हेलो एरीन की। किसकी बात करेंगे, हेलो एरीन की। तो देखना हेलो एरीन में एक बात याद रखना, देखो हेलो एरीन का तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, C6H5। इस प्रकार से होता है आपका कोई भी हेलो एरीन, C6H5Cl, ये होता है आपका बेंजीन। यदि केवल बेंजीन है तो उसका फॉर्मूला कितना होता है, C6H6। लेकिन यहाँ पर Cl भी जुड़ा रहता है, मतलब ये वाला हाइड्रोजन कितना हो गया, 5 हो गया है, और इस एक हाइड्रोजन के बदले क्या आ गया, 1 Cl, तो हो गया C6H5। अब यहाँ तो पहली कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 6 है। क्या है, बेसिकली 6 है। तो जितने भी आपको हेलो एरीन मिलेंगे या तो आपको ठोस अवस्था में मिलने वाले या गैसीय अवस्था में मिलने वाले, द्रव अवस्था में मिलने वाले हैं। इतनी बात समझ में है, क्योंकि कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ ज्यादा ही है। तो जितने भी आपके निम्नतर हेलो एल्केन है वो गैसीय अवस्था में होते हैं, और जो उच्चतर एल्केन होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं, आपके ठोस या द्रव अवस्था में होते हैं। अब हमें देखना है दूसरा आपका, इनका रंग कैसा होता है। क्या होता है, रंग कैसा होता है। तो हमेशा याद रखना जितने भी आपके शुद्ध हेलो एल्केन होंगे, एकदम शुद्ध प्योर हेलो एल्केन होंगे, वे सभी कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। कैसे, जो एकदम शुद्ध हेलो एल्केन होते हैं, मतलब कि उनमें हम बाहर से कुछ नहीं मिला रहता। हाँ, जैसे कि हमने एक विधि पढ़े थे आपकी, डार्जन अभिक्रिया पढ़े थे। उसमें क्या होता था, बेसिकली हम जो रहता था आपका एल्कोहल, उसकी अभिक्रिया किससे कराते थे, SOCl2 से कराते थे। किसकी प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में करा देते थे। तो क्या बनता था आपका यहाँ पर, बेसिकली CH3Cl बनता था, प्लस आपका क्या बनता था, SO2 बनता था, प्लस HCl बनता था। ये थी डार्जन अभिक्रिया। तो बताओ यहाँ पर जो CH3Cl बना है वो क्या है, एकदम प्योर है। अब कैसे प्योर है, क्योंकि SO2 भी क्या है, गैस है, उड़ जाएगी। HCl भी क्या है, गैस है, उड़ जाएगी। केवल और केवल कौन बचा रहेगा, CH3Cl। मतलब ये वाला आपका क्या कहलाएगा, शुद्ध। शुद्ध का मतलब समझ में आ रहा क्या आ रहा है, शुद्ध हेलो एल्केन का मतलब होता है कि उसमें हेलो एल्केन के अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए।
हाँ, तो जितने भी आपके शुद्ध हेलो एल्केन है, या SO2 तो उड़ जाएंगे, केवल क्या बचा रहेगा CH3Cl। तो जितने भी आपके शुद्ध हेलो एल्केन होते हैं वे सभी कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जितने आपके ना ब्रोमाइड होते हैं, क्या होते हैं आपके ब्रोमाइड होते हैं, वे सब यदि उन्हें आप कहां पर ला देते हो, प्रकाश की उपस्थिति में ला देते हो। कहां पर ला देते हो, प्रकाश की उपस्थिति में ला देते हो, तो वो क्या करते हैं, रंग प्रदान करते हैं। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये लोग ऐसा दिखाते हैं। जितने भी आपके शुद्ध हेलो एल्केन है वो क्या होते हैं, आपके रंगहीन होते हैं। और जो आपके ब्रोमाइड रहते हैं, साथ ही साथ जो आपके आयोडाइड होते हैं, है ना, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ब्रोमाइड का मतलब CH3Br, आयोडाइड का मतलब CH3I, है ना। मतलब जिन भी कंपाउंड है Br और I होगा कार्बन के साथ, उन्हें हम कहेंगे ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो जितने भी आपके ब्रोमाइड आयोडाइड होते हैं, यदि उन्हें आप क्या कहां पर ला देते हो, प्रकाश की उपस्थिति में ला देते हो, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो वो क्या देते हैं, रंग प्रदान करते हैं। तो यहां से हमें एक बात समझना है कि आपके जितने भी आपके शुद्ध हेलो एल्केन होते हैं रंगहीन होते हैं और रंग नहीं देते हैं। लेकिन ब्रोमाइड और यदि आप आयोडाइड को कहां ले जाते हो, प्रकाश की प्रेजेंस में ले जाते हो, तब वो क्या देंगे, वो रंग देने वाले। अब हम बात करेंगे आपके तीसरे जो कि इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, और वो है बेसिकली कि आपका गलनांक एवं क्वथनांक। तीसरा गुणधर्म आपका गलनांक एवं क्वथनांक। बेसिकली देखना, सबसे पहले यहां पर हम समझेंगे गलनांक को, उसके बाद हम समझेंगे आपके क्वथनांक को। मतलब कि क्वथनांक में कैसा क्रम रहता है आपके हेलो एल्केन का, और गलनांक का कैसा क्रम रहता है। देखिए, मैं गलनांक की बात करूं चाहे क्वथनांक की बात करूं, हमें क्या करना रहता है, बंधों को तोड़ना रहता है। तो गलनांक की बात करूं या क्वथनांक की बात करूं, हमें क्या करना है, बंध को तोड़ना है। सबसे पहली बात ये याद रखिए, हमें क्या करना है, बंधों को तोड़ना है। अब बंधों को हमें तोड़ना है, तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना कि उनके बीच में बंध कौन सा पाया जाता है, बंध कौन सा पाया जाता है। तो देखना, जितने भी आपके हेलो एल्केन होते हैं, यदि मैं बात करूं आपके CH3Cl की, तो CH3Cl को मैं ऐसे बना सकता हूं, आपका ये H, दूसरा H, तीसरा H और ये आपका Cl। अब देखना, इसकी क्लोरीन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, जिसका इस पे पार्श्व नेगेटिव, इस पे क्या होता है, पार्श्व पॉजिटिव होता है। मतलब कि इनके बीच जो बंध पाया जाता है, इनके बीच जो आपका बंध पाया जाता है, वो कैसा होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। कैसा होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं दूसरे CH3Cl के बारे में, तो एक H, दूसरा H, ये H, बिल्कुल यहाँ पे पार्श्व नेगेटिव, यहाँ पर पार्श्व पॉजिटिव हो गया आपका। तो यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा, आपका एक CH3Cl के बीच आकर्षण प्रकृति का बल पाया जाता है, दूसरे CH3Cl के बीच में क्या पाया जाता है, आकर्षण प्रकृति का बल पाया जाता है। वो कैसे, पार्श्व नेगेटिव पार्श्व पॉजिटिव आकर्षित होंगे, पार्श्व पॉजिटिव पार्श्व नेगेटिव आकर्षित होंगे। मतलब एक CH3Cl के अणु के परमाणु के बीच में कौन सा बल पाया जाता है, आकर्षण प्रकृति का बल पाया जाता है। एक CH3Cl, दूसरे CH3Cl में भी उनके बीच जो अणु के बीच जो कौन सा बल पाया जाता है, आकर्षण प्रकृति का बल पाया जाता है। लेकिन यदि मैं बात करूं आपके एक CH3Cl और दूसरे CH3Cl के बीच में कौन सा बल पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा, यहां पर हमें कोई आकर्षण प्रकृति का बल दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं होगा कि ये वाला Cl- इसे अट्रैक्ट कर ले, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा कि ये C+ इस माइनस को अट्रैक्ट कर ले, ऐसा नहीं होता है। मतलब कि एक अणु और दूसरे अणु के बीच में यहाँ पर किसी भी आकर्षण प्रकृति का बल नहीं पाया जाता। यहाँ पर बल पाया जाता है, आपका कौन सा बल पाया जाता है, वॉन डर वाल्स बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है, वॉन डर वाल्स बंध पाया जाता है। मतलब कि एक हेलो एल्केन और दूसरे हेलो एल्केन के अणुओं के मध्य कौन सा बल पाया जाता है, वॉन डर वाल्स बंध पाया जाता है। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है। अब गलनांक और क्वथनांक, मैंने क्या कहा कि आपको बंधों को तोड़ना है, सबसे पहली बात। अब आपको बंधों को तोड़ना है, तो किन बंधों को तोड़ना है, बंध तो बहुत प्रकार के होते हैं। तो एक हेलो एल्केन और दूसरे हेलो एल्केन के परमाणु के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, वॉन डर वाल बंध पाया जाता है। अब यदि वॉन डर वाल बंध पाया जाता है, तो वॉन डर वाल बंध जितना मजबूत होगा, बंध को तोड़ने के लिए हमें उतना ही अधिक क्या देना पड़ेगा, तापमान देना पड़ेगा। और जितना अधिक तापमान देंगे उतना ही अधिक क्या हो जाएगा, गलनांक के क्वथनांक भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उतना ही अधिक गलनांक के क्वथनांक भी हो जाएगा। अब हमें सोचना है कि वॉन डर वाल बंध मजबूत कब होता है। और वैसी बात है, वॉन डर वाल बंध मजबूत तब होता है जब क्या अधिक होता है, मूलर द्रव्यमान। क्या अधिक होता है, मूलर द्रव्यमान अधिक होता है। अर्थात मैं बात करूं, यदि मैं बात करूं CH3Cl की,
और यदि मैं बात करूं CH3 CH2 Cl की, बताइए इन दोनों में मोलर द्रव्यमान किसका अधिक है? ऑब्वियस सी बात है, इसका मोलर द्रव्यमान अधिक है, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर एक ही कार्बन है, मतलब इसका मोलर द्रव्यमान क्या है? अधिक है, इसका कम है। इसका यदि मोलर द्रव्यमान अधिक है, इसका यदि मोलर द्रव्यमान अधिक है तो बताओ जो वॉन डेर वाल्स बंद बनेगा यहाँ पर एक CH3 CH2 Cl और दूसरे CH3 CH2 Cl के बीच जो वॉन डेर वाल बंद बनेगा वो कैसा बनेगा? यहाँ पर मजबूत बनेगा। कैसा बनेगा? मजबूत बनेगा, क्योंकि इनके मोलर द्रव्यमान क्या है? अधिक है। यदि मैं बात करूं एक CH3 Cl और दूसरे CH3 Cl, इनके बीच वॉन डेर वाल बंद तो है, लेकिन मोलर द्रव्यमान इसका इसकी तुलना में कम है, अर्थात यहाँ पर जो वॉन डेर वाल बंद बनेगा वो कमजोर होगा इस बंद की तुलना में। क्योंकि हमेशा याद रखना, मोलर द्रव्यमान जितना अधिक होता है वॉन डेर वाल बंद भी उतना ही अधिक होता है। अब यदि मोलर द्रव्यमान अधिक है तो वॉन डेर वाल बंद भी अधिक होगा। यदि वॉन डेर वाल बंद अधिक है मतलब कि बंद मजबूत है, बंद मजबूत है तो उसे हमें तोड़ने के लिए अधिक तापमान देना पड़ेगा, अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, और यदि अधिक तापमान देना पड़ेगा, अधिक ऊर्जा देगी तो उनका गलनांक क्वथनांक भी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अब बताओ इसका मोलर द्रव्यमान अधिक है या इसका मोलर द्रव्यमान? ऑब्वियस बात है, इसका मोलर द्रव्यमान क्या है? अधिक है, तो इसके बीच जो वॉन डेर वाल बंद होगा वो भी क्या होगा? मजबूत। इसे तोड़ने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा ऊर्जा। ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, मतलब गलनांक का भी मान अधिक हो जाएगा, क्वथनांक का भी मान अधिक हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि जिन हैलो एल्केन का मोलर द्रव्यमान अधिक होता है, जिन हैलो एल्केन का मोलर द्रव्यमान अधिक होता है, वो अपने ही समान दूसरे हैलो एल्केन के अपने ही समान, इसके समान ये है, अपने ही समान दूसरे हैलो एल्केन के साथ मजबूत वॉन डेर वाल बंध का निर्माण करते हैं, जिसके कारण उनका गलनांक क्वथनांक भी क्या होता है? अधिक होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हैलो एल्केन के केस में जब भी आप गलनांक के क्वथनांक की बात करोगे, केवल मैं हैलो एल्केन की बात करूं, हैलोरिन की नहीं, यदि हैलो एल्केन के केस में हमेशा याद रखना, चाहे गलनांक को क्वथनांक को, आपको किस बात का ध्यान रखना है? आपको केवल एक बात का ध्यान में रखना है कि उनका मोलर द्रव्यमान कैसा है। यदि मोलर द्रव्यमान ज्यादा है तो आपका गलनांक क्वथनांक भी ज्यादा होगा, और यदि मोलर द्रव्यमान कम है तो गलनांक क्वथनांक भी क्या होगा? कम होगा, जैसे कि अब एग्जांपल से स्पष्ट है। अब मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ, उनमें हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली क्या होने वाला है। देखो, जैसे कि मैंने लिख लिया CH3 Cl, C2H5Cl, C3H7Cl और आपका C4H9Cl। आपको बताना है इन चारों में से सबसे अधिक गलनांक किसका होगा और सबसे अधिक क्वथनांक कितना होगा। देखो, हमें कुछ नहीं करना है, गलनांक क्वथनांक पूछा है, हैलो एल्केन है, बस आपको ध्यान देना है मोलर द्रव्यमान पे, वो कितने भारी है। तो बताओ, सब में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या समान है तो हाइड्रोजन को भूल जाओ। अब आपको भार, मतलब कि हाइड्रोजन सब में समान है, हाइड्रोजन यदि सब में समान है तो भार की स्थिति में तो हमें हाइड्रोजन को नहीं गिनना है, लेकिन भार की स्थिति में देखो, यहाँ पर कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो बताओ सबसे अधिक भार किसका होगा। ऑब्वियस ही बात है, इसका सबसे अधिक भार होगा और सबसे कम किसका होगा, इसका कम। इसका सबसे अधिक भार है मतलब मोलर द्रव्यमान अधिक है, मोलर द्रव्यमान इसका अधिक है मतलब इसके बीच जो वॉन डेर वाल बंध बनेगा, ये अपने समान जो दूसरे अणुओं के साथ जो वॉन डेर वाल बंध बनाएगा वो मजबूत बनाएगा। यदि वॉन डेर वाल बंध मजबूत होता है तो गलनांक क्वथनांक भी क्या होता है, अधिक। तो सबसे अधिक गलनांक क्वथनांक किसका हो जाएगा, इस यौगिक का, उससे बाद इसका, उसके बाद इसका, और सबसे कम किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। तो गलनांक क्वथनांक का केस समझ में आया। हमेशा याद रखना, गलनांक क्वथनांक के लिए आपको देखना है वो भारी कितना है, क्योंकि जितना भारी होगा उतना ही अधिक मोलर द्रव्यमान होगा, जितना अधिक मोलर द्रव्यमान होगा वॉन डेर वाल बंध उतना ही मजबूत होगा, और वॉन डेर वाल बंध जितना मजबूत होगा गलनांक क्वथनांक भी उतना ही अधिक होगा। इतनी बात आई समझ में। अब देखिए, मैं दूसरा केस ले लेता हूं। ये तो हमने देख लिया जब हैलोजन परमाणु समान हो, क्या हो, हैलोजन परमाणु समान हो, समान हो का मतलब क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कार्बन परमाणु की संख्या समान हो, CH3I CH3Br CH3Cl और आपका CH3F। अब आपको बताना है इन चारों में से किसका गलनांक क्वथनांक अधिक होगा। देखो, कार्बन परमाणु की संख्या तो समान है लेकिन आपका हैलोजन अलग अलग है, हालांकि है हैलोजन एक एक ही लेकिन अलग अलग है। अब आपको बताना है गलनांक क्वथनांक किसका अधिक होगा। तो एक बात का हमेशा याद रखना, मैंने बोल दिया है हैलो एल्केन यदि है और आपको गलनांक क्वथनांक दिखता है, कुछ नहीं करना है आपको, बस भारी कितना है वो देखना है। यदि अधिक भारी है तो गलनांक क्वथनांक अधिक हो जाएगा, यदि कम भारी है तो गलनांक क्वथनांक कम हो जाएगा। चाहे आपका एक हैलोजन हो, समान हैलोजन हो, कार्बन परमाणु अलग अलग हो, ज्यादा हो कम हो, मतलब नहीं है। हमें केवल गलनांक क्वथनांक के लिए किस पर ध्यान देना है, हमें गलनांक क्वथनांक के लिए हमें केवल ध्यान देना है आपके
भारीपन में वो कितना अधिक भारी। तो देखना यदि मैं बात करूँ CH3, वो तो सब में समान ही है, मतलब भार के लिए हमें CH3 पे ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना आयोडीन, ब्रोमीन, Cl और फ्लोरीन। हमेशा याद रखना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से सबसे अधिक भार किसका होता है? आयोडीन का होता है, उसके बाद ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। क्यों? क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु आकार बढ़ता है तो वो क्या होते जाते हैं? भारी होते जाते हैं। तो ऊपर से जाएंगे परमाणु आकार बढ़ेगा तो सबसे अधिक परमाणु आकार होगा इस आयोडीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का सबसे छोटा। तो बताओ सबसे आकार बड़ा इसका है तो सबसे भारी कौन होगा? ये होगा। मतलब कि इसका वजन ज्यादा आएगा, इसका वजन और कम आएगा, इसका वजन और कम आएगा, इसका वजन और कम हो जाएगा। तो बताओ सबसे भारी हैलो एल्केन कौन सा होगा? ऑब्वियसली होता है ये वाला, क्योंकि इसका वजन ज्यादा है, ये इसका वजन और कम है तो थोड़ा कम भारी हो जाएगा, और थोड़ा कम भारी और ये सबसे कम भारी हो जाएगा। मतलब कि बताओ सबसे अधिक का गलनांक क्वथनांक किसका होगा? इसका होगा। हमेशा याद रखना गलनांक क्वथनांक के लिए हमें कुछ नहीं देखना, एक बात याद रखो, बताए थे कि हैलो एल्केन के केस में गलनांक क्वथनांक देखना है, बस देख लो भारीपन कितना है। क्या है? भारीपन कितना है। यदि भारीपन अधिक है, यदि आपका क्या अधिक है? भारीपन अधिक है, मतलब गलनांक क्वथनांक भी अधिक होगा। ये इसका भारीपन बहुत अधिक था तो गलनांक क्वथनांक भी अधिक। और हमेशा ये मत करना कि केवल कार्बन परमाणु की संख्या को देखना, कार्बन परमाणु की संख्या को भी देखना, लेकिन कब देखना? जब बेसिकली हैलोजन समान हो। जब क्या हो? हैलोजन, जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन है तो क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। जैसे कि इसके पहले वाले एग्जांपल में देखे थे, क्लोरीन 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 था, कार्बन परमाणु की संख्या किसी में 4 थी, 3 थी, 2 थी, 1 थी, तो भारी 4 वाला हो गया था, तो हमने बोल दिया वो ज्यादा भारी है। अब यहाँ पर तो कार्बन परमाणु की संख्या सभी में समान है, 1 1 1 1। अब किस पे ध्यान देना है? हैलोजन पे। हैलोजन I वाला ज्यादा भारी रहता है इन ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन की तुलना में, तो हम सबसे ज्यादा भारी कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। तो गलनांक के क्वथनांक के केस में बस आपको हैलो एल्केन का यदि केस हो तो किस पे ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है भारीपन में। यदि भारीपन अधिक है तो गलनांक क्वथनांक अधिक, और यदि भारीपन कम है तो गलनांक क्वथनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में? अब थोड़ा और देखिए, वैसे क्वेश्चन बहुत प्रकार से पूछे जाते हैं इस गलनांक के क्वथनांक से। देखो यदि आपका इस प्रकार से केस बन जाए, एक आपका कार्बन है, इस प्रकार से Cl जोड़ा है, ये आपका एक हैलो एल्केन है, दूसरा हैलो एल्केन है आपका ये वाला, और आपका तीसरा हैलो एल्केन है ये वाला। अब आपको बताना है इन तीनों में से कार्बन हाइड्रोजन की संख्या तो बना सकते हैं CH2 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 CH3 CH CH2, ये CH3, ये हो जाएगा CH3 CH3 CH3। अब आपको बताना है इन तीनों में से किसका गलनांक क्वथनांक अधिक होगा। आपको बताना है इन तीनों में से गलनांक क्वथनांक अधिक होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4 4 कार्बन परमाणु है, 1 2 3 4 4 कार्बन परमाणु, 1 2 3 4 4 कार्बन परमाणु। कार्बन परमाणु संख्या समान है। हैलोजन को देख लो, हैलोजन भी Cl Cl Cl। अब फंस गए, कार्बन परमाणु संख्या समान है, हैलोजन भी समान है, अब क्या करें? तो बेसिकली आपको क्या करना है? सबसे पहली बात तो गलनांक क्वथनांक निर्भर किस में करता है? भारीपन में। जितना अधिक भारी होगा गलनांक क्वथनांक इतना ही अधिक होगा। लेकिन अब तो यहाँ तो सभी का वजन एक समान है, सभी का वजन एक समान है, तो यहाँ तो भारीपन का रूल ही खत्म। तो हमेशा याद रखना यहाँ पर एक और चीज रहती है, सतही क्षेत्रफल। क्या होता है? बेसिकली सतही क्षेत्रफल। देखो इसका क्षेत्रफल कितना है? इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल इतना है, इसका क्षेत्रफल कितना है? इतना सा है। बताओ सबसे अधिक सतही क्षेत्रफल किसका है? ऑब्वियस बात है इसका है, फिर इसका है, मतलब फिर इसका है, और फिर किसका है? इसका है। तो बताओ सतही क्षेत्रफल जितना अधिक होगा गलनांक क्वथनांक भी क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। तो हमेशा याद रखना सतही क्षेत्रफल जितना अधिक होता है गलनांक के क्वथनांक भी उतना ही अधिक होता है। जैसे यहाँ पर इसका सतही क्षेत्रफल अधिक आ रहा था, इसका सतही क्षेत्रफल और कम, इसका सतही क्षेत्रफल सबसे कम, तो इसका गलनांक क्वथनांक सबसे कम, फिर उससे उसका ज्यादा और सबसे ज्यादा इसका। तो यदि कार्बन परमाणु की संख्या अलग हो या हैलोजन परमाणु की संख्या अलग अलग हो तो आपको भारीपन में ध्यान देना है। लेकिन यदि कार्बन परमाणु की संख्या भी समान हो जाए, हैलोजन परमाणु की संख्या भी समान हो जाए, हैलोजन भी समान हो जाए, तब क्या करना है? तब आपको देखना है सतही क्षेत्रफल कितना है। इसका सतही क्षेत्रफल देखो इतना है, इसका कम हो गया, इसका और कम हो गया, तो सबसे अधिक इसका, फिर इसका और फिर इसका। मतलब कि यदि आपकी सीधी श्रृंखला है, यदि आपकी सीधी श्रृंखला है तो क्या होगा?
उसका गलनांक क्वथनांक अधिक आएगा। और यदि सीधी श्रृंखला ना होते हुए कैसी है, शाखा युक्त श्रृंखला है। देखो बेसिकली ये सीधी श्रृंखला है, इसमें शाखा के रूप में कौन जुड़े, CH3। ये सीधी श्रृंखला, ये वाली सीधी श्रृंखला होगा, इसमें शाखा के रूप में 2 CH3। ये आपकी सीधी श्रृंखला होगा, इसमें शाखा के रूप में 1 CH3। मतलब यदि शाखा युक्त हैलोएल्केन आते हैं आपके पास, शाखा युक्त हैलोएल्केन आते हैं तो उनका गलनांक क्वथनांक कम होता है किसकी तुलना में, जो बिना शाखा वाले रहते हैं। यहाँ पर कोई शाखा है नहीं, तो हमेशा याद रखना यदि आपकी सीधी श्रृंखला है तो गलनांक क्वथनांक सबसे अधिक, और यदि शाखा वाले हैं तो उनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। तो हैलोएल्केन के केस में 2 चीज याद रखना, यदि आपका सभी के वजन अलग अलग है, सभी के वजन अलग अलग है, तो जिसका वजन सबसे अधिक होगा वो आप कैसे पता लगाओगे, कार्बन परमाणु संख्या से, हैलोजन से, तो उसका गलनांक क्वथनांक भी अधिक हो जाएगा। और यदि वजन सभी का समान है, वजन सभी का समान है तो जो सीधी वाली श्रृंखला होगी ना, जो सीधी वाली श्रृंखला होगी उसका गलनांक क्वथनांक सबसे अधिक होगा, और जो शाखा वाली होगी उनका गलनांक क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या देख लिया हमने, हैलोएल्केन के केस का देख लिया। हैलोएल्केन में बस आपको देखना है भारीपन और आपके देखना है सतही क्षेत्रफल, शाखा वाले है या सीधा वाले। अब हम बात करेंगे हैलोएरिन की। हैलोएरिन के केस में मान लेते हैं आपका इस प्रकार से आपका एक हैलोएरिन है और एक क्लोरीन कहाँ पे जुड़ा है, आपका आर्थर पोजीशन पे जुड़ा है। अब आपका इसी प्रकार से और एक हमने क्या ले लिया, हैलोएरिन ले लिए, लेकिन इस बार जो आपका क्लोरीन परमाणु जुड़ा है वो मेटा स्थिति से जुड़ा है, और इसी प्रकार से हमने और एक ले लिया आपका और इस बार जो क्लोरीन परमाणु जुड़ा है वो पैरा स्थिति से जुड़ा है। हम सभी जानते हैं जो आपका क्लोरीन परमाणु से मतलब जो आपका मुख्य समूह रहता है उसके जस्ट पास वाला कार्बन आर्थ्रो स्थिति पर होता है, आर्थ्रो स्थिति के जस्ट पास वाला किस पे होता है, मेटा, तो मेटा पोजीशन, ये आर्थ्रो पोजीशन, और इस मेटा के जस्ट पास कौन सी पोजीशन होती है, पैरा। तो यहाँ पर आर्थ्रो पोजीशन पे लगा हुआ है, आर्थ्रो क्लोरीन है, यहाँ पर मेटा क्लोरीन है, और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लगा है। अब आपको बताना है गलनांक एवं क्वथनांक, बेसिकली इसका अधिक गलनांक होगा, इसका अधिक होगा या इसका अधिक होगा। दूसरा क्या बताना है, इसका क्वथनांक अधिक होगा, इसका होगा या फिर इसका होगा। तो हमेशा याद रखना गलनांक के लिए, मैं आपको गलनांक के लिए बता देता हूँ, किसके लिए बता देता हूँ, गलनांक के लिए बता देता हूँ कि गलनांक का जो क्रम रहता है वो बेसिकली क्या रहता है, आपका पैरा, फिर आता है आपका आर्थ्रो, और फिर आता है आपका मेटा। अभी क्रम याद रखना, कारण बताऊंगा इसके बाद। और क्वथनांक के क्रम में हमेशा याद रखना सबसे अधिक किसका होगा, आर्थ्रो का, फिर मेटा का, फिर पैरा का, सॉरी आर्थ्रो का, फिर पैरा का, फिर मेटा का। तो हमेशा याद रखना, यदि मैं बात करूं यहाँ पर आपका क्लोरीन कहाँ पे जुड़ा है, यहाँ पर जो आपका क्लोरीन है वो जुड़ा है आपकी कौन सी स्थिति पे, आर्थ्रो स्थिति पे। कौन सी स्थिति पे जुड़ा है, आर्थ्रो स्थिति पे जुड़ा है, आर्थ्रो क्लोरो। तो इसके यदि मैं बात करूं क्वथनांक की, वो कैसा होगा, सबसे अधिक उच्च होगा। इसका क्वथनांक क्या होगा, सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं मेटा का क्या होता है, सबसे कम होता है। और इसका जो क्वथनांक होगा वो क्या होगा, इसकी तुलना में अधिक होगा। देखो मेटा की तुलना में अधिक होगा लेकिन आर्थ्रो की तुलना में कम होगा। तो यदि मैं बात करूं इन तीनों में से क्वथनांक के केस में सबसे अधिक किसका होगा, सबसे अधिक इसका होगा, उसके बाद इसका हो जाएगा, और सबसे कम किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। इसका सबसे अधिक होगा, इसका इससे अधिक होगा, और इसका इससे भी कम होगा, इससे भी कम होगा, चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित है। लेकिन यदि मैं बात करूं किसके केस में, गलनांक के केस में, तो सबसे अधिक किसका हो जाएगा, पैरा वाले का। देखो सबसे अधिक किसका हो जाएगा, पैरा वाले का। उसके बाद किसका हो जाएगा, आर्थ्रो वाले का, मतलब ये वाला। उसके बाद किसका हो जाएगा, मेटा वाले का। मतलब गलनांक हो या क्वथनांक हो, मेटा स्थिति पे यदि आपका क्लोरीन जुड़ा है, मेटा स्थिति पे क्लोरीन ही नहीं, यहाँ पर आपका ब्रोमीन हो जाए, यहाँ पर ब्रोमीन हो जाए, यहाँ पर भी आपका ब्रोमीन हो जाए, यहाँ पर ब्रोमीन हो जाए, यहाँ पर ब्रोमीन हो जाए, यहाँ पर भी ब्रोमीन हो जाए। अब यदि यहाँ पर ब्रोमीन है ना, तो एक बात याद रखना, यहाँ पर भी आपका ब्रोमीन ही आएगा। क्या आएगा, यहाँ पर आपका ब्रोमीन ही आएगा। ओके, तो यदि आपका डाई हैलोजन, ये क्या बोल सकते हैं इसे हम, डाई हैलोजन। देखो कितने हैलोजन है, 2 हैलोजन, यहाँ पर ब्रोमीन तो यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर क्लोरीन तो यहाँ पर भी क्लोरीन। तो इस प्रकार यदि आपके डाई हैलोजन यौगिक हो, कैसे हैलोजन यौगिक हो, डाई हैलोजन यौगिक हो, तो जो गलनांक का क्रम होता है पैरा वाला सबसे,
फिर आर्थ्रो, फिर मेटा। क्वथनांक में सबसे अधिक आर्थ्रो, फिर होता है पैरा और फिर क्या होता है मेटा। अब देखिए इसके कारण की यदि आप गौर करना चाहें तो देखो, गलनांक एवं क्वथनांक के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपको बंध को तोड़ना रहता है, बंध को तोड़ना रहता है और बेसिकली बंध को आपको तोड़ना रहता है। बंध जितने आसानी से टूट जाएगा गलनांक क्वथनांक उतना ही कम हो जाएगा और जितनी मुश्किल से टूटेगा गलनांक क्वथनांक उतना ही अधिक होगा। अब बताओ बंध मुश्किल से कब टूटेगा? जब आपका बंध मजबूत होगा। बंध मजबूत कब होता है? जब मूलर द्रव्यमान अधिक होता है। इसलिए मैंने बोल दिया था भारीपन से। साथ ही साथ और एक फैक्टर होता है, और एक फैक्टर होता है क्वथनांक के लिए तो एक ही फैक्टर रहता है और वो फैक्टर होता है भारीपन का। जितना अधिक यौगिक भारी होगा उसका क्वथनांक उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। ये बात हमेशा आता है। लेकिन गलनांक के लिए दो फैक्टर लागू होते हैं। एक तो पहला होता है भारीपन वाला फैक्टर लागू होता है और दूसरा फैक्टर लागू होता है संकुलन वाला। दूसरा फैक्टर कौन सा लागू होता है? संकुलन वाला फैक्टर लागू होता है। अब देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लेते हैं ये आपका एक हेलो एल्केन है और दूसरा हेलो एल्केन है, इनका संकुलन बहुत अच्छा है। मतलब कि संकुलन का मतलब होता है पैकिंग। संकुलन अच्छा है मतलब जो पैकिंग है वो कैसे बहुत मजबूत है। और यदि संकुलन कमजोर है इसका मतलब पैकिंग क्या होगी? कमजोर होगी, है ना। तो हमेशा याद रखना कि यदि आपका पैरा स्थिति पे लगा है, इसी प्रकार का दूसरा भी मान लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाता है? ब्रोमीन आ जाता है। दूसरा भी ये ब्रोमीन और यहाँ पर और एक ब्रोमीन। तो बताओ ये बहुत अच्छे से पैकिंग कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, सममित है, ये सममित है। यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, तो आसानी से पैकिंग कर लेंगे। आसानी से क्या कर लेंगे? पैकिंग। देखो इस प्रकार से ये हो गया आपका ब्रोमीन, ये हो गया यहाँ का ब्रोमीन। अब बेसिकली ये हो गया ये वाला ब्रोमीन, ये वाला हो गया ये वाला ब्रोमीन। अब ये आसानी से क्या कर लेंगे? पैकिंग कर लेंगे। संकुलन सबसे अधिक हो जाएगा इसका। अब यदि संकुलन सबसे अच्छा अधिक कौन कर सकता है? पैरा वाला कर सकता है। इसलिए पैरा का गलनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। यदि मैं बात करूं आपके आर्थ्रो पोजिशन की तो देखो यहाँ पर आर्थ्रो पोजिशन के लिए देखो इसी प्रकार से मैं और एक बना के बता देता हूँ आपको। ये वाला आपका ब्रोमीन, अब ये वाला आपका ब्रोमीन। अब ये जब संकुलन करने जाएंगे तो देखो जब संकुलन करने जाएंगे तो क्या संकुलन हो पाएगा? अच्छे से नहीं हो पाएगा। बीच में क्या जाएगा? आपका ब्रोमीन। तो यहाँ पर जो संकुलन होगा वो इसकी तुलना में कम होगा और यहाँ पर संकुलन सबसे ही कम होगा क्योंकि पैकिंग ही होने वाली। बीच में क्या आ जाएंगे? ब्रोमीन। देखो यहाँ वाले केस में क्या था? ऊपर वाले लोग कुछ तकलीफ नहीं दे रहे थे, इनको आपस में जुड़ने से संकुलित होने में कोई तकलीफ नहीं दे रहे थे। देखो आसानी से जुड़ गए थे। ब्रोमीन ऊपर थे लेकिन यहाँ पर तो देखो ब्रोमीन बीच में आ गया। अब जब ये संकुलन करने जाएगा तो बीच में ब्रोमीन आ जाएगा, इससे संकुलन अच्छे से नहीं हो पाएगा। यहाँ पर संकुलन और अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए गलनांक के केस में क्या होता है? पैरा वाले का सबसे अधिक, क्योंकि संकुलन बहुत अच्छे से हो जाता है। उसके बाद आर्थ्रो संकुलन अच्छे से नहीं हो पाता, फिर सबसे कम होता है मेटा का। क्वथनांक के केस में वही हम बल देखते हैं जो कि आप देख सकते हैं सबसे अधिक आर्थ्रो का, फिर पैरा का, फिर मेटा का। तो ये हो गया आपका तीसरा गलनांक एवं क्वथनांक। ये केवल आपको कब लागू करना है? यदि आपके हैलोजन परमाणु मतलब दो हैलोजन परमाणु और दोनों हैलोजन परमाणु कैसे हो? समान हो। जो आपका चौथा गुणधर्म है वो बेसिकली क्या होता है? आपका घनत्व होता है। क्या होता है? आपका घनत्व होता है। देखो बेसिकली हमें देखना है हेलो एल्केन और हेलो एरिन के घनत्व के बारे में। देखना घनत्व का फॉर्मूला कितना होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है फॉर्मूला। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। वो यहाँ से हमें बात समझ में आ रही कि द्रव्यमान जितना अधिक होगा घनत्व भी क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। तो आपके जितने भी उच्चतर हेलो एल्केन होते हैं उनका द्रव्यमान क्या होता है? अधिक होता है। द्रव्यमान अधिक है तो क्या अधिक होगा? घनत्व भी अधिक होगा। तो यदि आपको इस प्रकार से दे दिया जाए CH3 CH2Cl और एक दे दिया जाए CH3 CH2 CH2 CH2Cl, किसका आपका घनत्व अधिक होगा? ऑब्वियस बात है इसका, क्योंकि इसका द्रव्यमान भी क्या है? अधिक है। इसका गलनांक भी क्या होगा? अधिक होगा। क्वथनांक भी क्या होगा? अधिक होगा। क्योंकि वो भी द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है। घनत्व भी पूरी तरह से किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। हालांकि इसके फॉर्मूले में दोनों चीजें आ रही है, द्रव्यमान भी आ रही है, आयतन भी आ रही है, लेकिन आयतन उतना नहीं करता जितना कि द्रव्यमान करता है। यदि द्रव्यमान और आयतन दोनों को मिलाया जाए तो सबसे अधिक प्रभाव कौन डालता है? द्रव्यमान। जैसे कि आपकी एक वस्तु है, इस पर आप इधर से लगा रहे हो 10 न्यूटन का बल, इस पे लगा रहे हो 2 न्यूटन का बल। लग तो रहा दोनों बल है लेकिन इफेक्टिव कौन सा होगा? 10 वाला। और वस्तु आपकी इधर खींचा जाएगी और वो भी कितने से खिंचाएगी? 8 न्यूटन के बल से। उसी प्रकार से यहाँ आपके दोनों कारक प्रभावी होते हैं, द्रव्यमान भी आयतन, लेकिन ज्यादा प्रभावी कौन होता है? द्रव्यमान। इसलिए हम केवल किस पे ध्यान देते हैं? द्रव्यमान पे ध्यान देते हैं। तो जितने भी उच्चतर हेलो एल्केन है उनके घनत्व क्या होते हैं? अधिक होते हैं। इतनी बात आई समझ में आपकी? विलेयता
देखो जितने भी आपके हेलो एल्केन होते हैं उनकी हम बात करने वाले विलेयता के बारे में। देखना जितने भी आपके हेलो एल्केन होते हैं ना, वे सभी क्या होते हैं, एक बात तो स्पष्ट है कि वे सभी क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। अब ध्रुवी कैसे होते हैं, ध्रुवीय होने का मतलब होता है पोल, ध्रुव का निर्माण होना। जैसे यदि मैं बात कर लूँ आपके CH3Cl की, इसकी जो बेसिकली क्या है, अच्छी विद्युत ऋणात्मकता बहुत अच्छी होती है, तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, जिसका इसके पास पार्श्व नेगेटिव पार्श्व पॉजिटिव, कितने ध्रुवों का निर्माण हो गया, 2 ध्रुवों का निर्माण हो गया, इसलिए ये यौगिक कैसे होते हैं, ध्रुवीय। अब हमें देखना है विलेयता। विलेयता का मतलब होता है घुलना। हाँ, तो देखो हमें देखना है क्या ये जल में विलेय हो जाते हैं, क्या ये जल में विलेय हो जाते हैं। तो सबसे पहले एक बात याद रखना, समान समान को घोलता है। हाँ, आप जैसे हो वैसे ही लोगों से मिलना पसंद करते हो, पहली बात। हाँ, तो समान समान को घोलता है। जल भी कैसा है, ध्रुवीय होता है, क्योंकि देखो H2 बेसिकली H2 कैसे बना सकते हैं, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अधिक, जिसका इसमें पार्श्व नेगेटिव और इस पे क्या हो जाता है, पार्श्व पॉजिटिव आ जाता है। तो ये भी क्या है, ध्रुवीय है, ये भी ध्रुवीय है। तो क्या होना चाहिए, ये वाला हेलो एल्केन जल में क्या होना चाहिए, विलेय, लेकिन नहीं होते। अब इसका कारण क्या है, हमने तो ये बोले कि ध्रुवी ध्रुवी को घोल लेता है, ध्रुवी अध्रुवी अध्रुवी को घोल लेता है, समान समान को घोल लेता है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फिर यहाँ पर अलग क्यों। देखो बेसिकली ऐसा होता हमेशा है, ऐसा होता हमेशा कि समान समान को घोल लेता है, लेकिन यहाँ पर हमें और एक चीज को देखना रहता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, जो आपका एक हाइड्रोजन रहता है, मतलब कि जो आपका एक जल का एक अणु होता है, उसे आप ऐसे बना सकते हैं H, और ये H होता है पार्श्व नेगेटिव और आपका पार्श्व पॉजिटिव। दूसरा अणु ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन पार्श्व पॉजिटिव, बेसिकली मैंने क्या उल्टा कर दिया, यहाँ पे पार्श्व नेगेटिव, हाँ पार्श्व पॉजिटिव। तो क्या होता है, ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा रहता है बंध के द्वारा। हाँ, जितने भी ऐसे जितने भी जल के अणु है ना, पूरे जल में ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, पहली बात। तो यहां पर क्या होता है कि जब आपका हेलो एल्केन आता है, जब आपका हेलो एल्केन आता है तो वो बेसिकली इसके साथ घुलेगा कब, इसके साथ वो तब घुलेगा जब वो इनके बीच के बंध को तोड़ दे, पहली बात। और दूसरी बात कि वो इसके साथ क्या बना ले, बंध बना ले, है ना, मतलब कि ये जो है आपका CH3Cl, ये क्या कर ले, इनके साथ बंध बना ले, तब क्या बोल देंगे कि ये घुल गया। यही तो होता है घुलने का मतलब। तो बेसिकली आपके हेलो एल्केन में उतनी उनके पास उतनी ऊर्जा नहीं रहती है कि वो इनके बीच का जो बंध है उसे क्या कर सके, तोड़ सके, और तोड़ने के बाद उनसे जुड़ सके। क्योंकि हम सभी जानते हैं आकर्षण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब यदि इन्हें इनसे जुड़ना भी है तो क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। अब वो इनसे जुड़ेंगे कब, जब पहले बंध तोड़ेंगे। ये जो जुड़े हैं पहले इनके बीच के बंध को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही तो ये उनसे जुड़ पाएंगे, है ना। तो इसी कारण आपके हेलो एल्केन जो कि ध्रुवीय है, जल जो कि ध्रुवीय है, ध्रुवीय होने के बाद भी जो आपके हेलो एल्केन है वो जल में कैसे होते हैं, अविलेय होते हैं, मतलब घुलते नहीं है। कारण क्या है कि जो आपके हेलो एल्केन रहते हैं वो एक ऑक्सीजन और दूसरे हाइड्रोजन के बीच के बंध को नहीं तोड़ पाते, क्योंकि उनके पास उतनी ऊर्जा नहीं रहती, और वो जुड़ भी नहीं पाते क्योंकि उनके पास उतनी ऊर्जा नहीं रहती। तो यही कारण है कि आपके जितने भी हेलो एल्केन है वो जल में कैसे होते हैं, अविलेय होते, घुलते नहीं है। लेकिन जो आपके हेलो एल्केन रहते हैं वो जो अध्रुवी विलायक रहते हैं ना, अध्रुवी विलायक, उनमें क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। अध्रुवी विलायक मतलब CCl4। अरे अध्रुवी का मतलब जिसमें ध्रुव का निर्माण ना हो, यहाँ पर ध्रुव का निर्माण होता है, प्लस माइनस हो रहा है तो ध्रुवीय। यहाँ पर CCl4 में नहीं होता, तो CCl4 क्या हो गया, अध्रुवी विलायक। तो जब के हेलो एल्केन रहते हैं वो अध्रुवी विलायकों में क्या होते हैं, विलेय होते हैं, लेकिन ध्रुवी विलायकों में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। आई बात समझ में।